हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 13 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप सभी जैसा जानते ही हैं, हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, तो उसमें आज का आपका सेशन रहेगा रिगार्डिंग सी सेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आज शाम 3:30 बजे एग्जैक्ट आपको मेरे साथ जुड़ जाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखो, पार्ट 1 जब हमने डिस्कस किया था ना, अराउंड 30 के लगभग क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखे, कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें सीखी, और टाइम मैनेजमेंट के अंदर कैसे हम उसको टाइम विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीज़ें सीखी। आज उसी का पार्ट 2 होगा, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही एंगेजिंग सेशन रहता है हमेशा ही, तो मेक श्योर कि आप आज 3:30 बजे मेरे साथ जुड़ जाइएगा। राइट। और साथ में आप ये भी जानते हो, हमारा जो सीटीआर मॉडल है उसका एक्सपीरियंस आजकल चल रहा है। ठीक है, अगर आपको कहीं ना कहीं देखना हो कि सीटीआर मॉडल वर्क कैसे करता है, तो आप सभी को लिए उसका एक्सेस है। तो मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज़ कीजिए। कहीं ना कहीं देखिए कि यूपीएससी की चेंजिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर ना वो सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो फाउंडेशन कोर्स का आप एक एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये एक नंबर है, यहाँ पे कोई भी डाउट्स हो आप इनको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। अदरवाइज आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। राइट। देखिए, कल मैंने होमवर्क दिया था पत्त किला और महात्रा के बारे में। दरअसल में ये सेम ही चीजें हैं, सेम चीजें हैं, मतलब सर देखो, जो हम बोलते हैं ना विलेज हेडमैन, उनके लिए इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। गेटिंग द पॉइंट। तो आपसे कोई पूछे कि पत्त किला हो गया, महात्रा हो गया, ये किस चीज के लिए है? ये विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन मतलब मान लो एक कोई कम्युनिटी है, कोई विलेज की, ठीक है ना, उसका कोई लीडर होता है। इनके पास ज्यादातर जो लैंड होती है वो होती है, ठीक है ना। लैंड मतलब ओनिंग, इन जो लैंड को ओन करते हैं, ये जनरली ये होते हैं। ठीक है, तो पत्त किला और महात्रा के रिगार्डिंग आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे कि सर इनका मीनिंग होता है विलेज हेडमैन के रिगार्डिंग। ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों के अंदर, अराउंड आई थिंक 13-14 दिनों के अंदर, हमने काफी सारी टर्म डिस्कस करी हैं। आज मैं आपको ना, आज क्योंकि हमें शाम को डिस्कशन भी किसकी करनी है, सी सेट की, तो इनफैक्ट मैं क्वेश्चन भी आपको होमवर्क आज सी सेट का ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो सी सेट का ये क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना है इसका। ये पूछ रहा है कि चारों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। इसका कोशिश करो आंसर करने की नीचे कॉमेंट्स में। शाम को डिस्कस भी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर लूंगा या फिर आपसे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। ये 2022 का इनफैक्ट ना क्वेश्चन है, तो एक बार इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोषण भी पढ़ाई भी स्कीम। देखो, नाम से ही क्लियर है, दो वर्ड्स की बात हो रही है, पोषण और पढ़ाई। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, बात हो रही है पहली बात तो आपके जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हो गया उनकी। ठीक है, आप जानते हो आंगनवाड़ी के अंदर होता क्या है, हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड केयर होता है। ठीक है ना, जस्ट हम स्कूल जाने से पहले हमें आंगनवाड़ी जाते हैं, तो बिल्कुल। तो यहाँ पर वहां पर हम कैसे, एक तो पोषण मतलब न्यूट्रिशन हो गया, वहां पे उनको एज अ न्यूट्रिशन हब डेवलप कर पाए, और साथ साथ उनको एजुकेशन भी दे पाए। ये यहाँ पर ये स्कीम का ये फोकस है, पोषण भी पढ़ाई भी, न्यूट्रिशन प्लस एजुकेशन इम्पार्टिंग सेंटर। तो गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है ताकि इंडिया का जो प्री स्कूल नेटवर्क है ना, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स की कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं, उनको हम अच्छे से कर पाए। तो यहाँ पे फोकस किसके ऊपर रहेगा? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर। इसके लिए 600 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किया गया है, ताकि जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको हम एक तरह से एम्पावर कर पाए, उनकी ट्रेनिंग दी जा पाए। यहाँ पर आप देख भी सकते हो हमारी जो मिनिस्टर हैं, कौन सी मिनिस्टर, स्मृति ईरानी जी। ठीक है, वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो ध्यान क्या रखना है आपको कि यहाँ पर मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं है। यहाँ पर मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत बार ना हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री डाल दिया, बट नहीं, यहाँ पर मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दरअसल में है क्या, ये एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। बाकी फीचर्स देखो वही है, कैसे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर, आंगनवाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग कैसे हो, ठीक है ना, कैसे उनको अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शन दे पाए स्कूल के जो चिल्ड्रन है, और साथ साथ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर हम कैसे फोकस करें, जो कहीं ना कहीं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी पार्ट था। ये सारे अलग अलग उनके रिगार्डिंग विजुअल एड, ऑडियो विजुअल टेक्निक्स हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट का फोकस क्या रहेगा? गवर्नमेंट का फोकस इन सभी चीज़ों के ऊपर है कि लिटरेसी, न्यूमरेसी ये डेवलप हो, सोशो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट, बहुत ही जो जनरल चीज़ें हैं उनकी बात यहाँ पे करी गई है। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज डीप ओशन मिशन। अब ये मिशन काफ़ी बार आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि बार बार ये न्यूज़ में आता ही रहता है।
अभी मतलब इसकी मीटिंग हुई थी तो उस वजह से न्यूज़ में था, तो थोड़ा इसके बारे में ना डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर देखो डीप ओशन मिशन है क्या। पहली बात तो ये समझो कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, तो 2017 में इसको प्रपोज किया गया। अब आप एक बात नोटिस करो, हम ना जो कहीं न कहीं हमारे जो सी हैं, ओशियन्स हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो हमें पहले तो उनके रिगार्डिंग उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या है अंदर, ठीक है? इसके साथ में हम एक ना जो डीप सी माइनिंग आप जानते होंगे, उसको डेवलप करने की कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि माइनिंग अगर डीप सी करनी होती है तो उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। जैसे आपके अंडर वाटर व्हीकल्स, अंडर वाटर रोबोटिक्स, इंडिया इनको डेवलप करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है इस पर्टिकुलर मिशन के अंतर्गत। साथ में ही आप जानते हो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में, मैंने ये पहले भी आपको पढ़ा रखा है, ठीक है? जो सी बेड से हमें कहीं न कहीं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, उनका हमें पोटेंशियल देखना है कि आखिर पोटेंशियल है कितना, कैसे उनको एक्सप्लोर कर पाएँगे, ये सारी चीज़ें। प्लस एट द सेम टाइम देखो कल को क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वहाँ पर कुछ एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह देनी हो सकती है, ठीक है? डीप ओशन का हमें सर्वे करना होता है, वहाँ पर हमें देखना होता है कि नीचे क्या लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज आखिर हैं क्या? ये सारी चीज़ें हमें कहीं न कहीं डीप ओशन मिशन के अंतर्गत होती हुई देखने को मिल जाती हैं। तो एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है ताकि हम इंडिया के जो ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स हैं उनको सपोर्ट कर पाएँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव मतलब, देखो ब्लू इकोनॉमी का मीनिंग होता है कि जो हमारे ओशन रिसोर्सेज है ना, हम उनको इन अ सस्टेनेबल मैनर यूज़ करें। सर मतलब ओशन रिसोर्सेज को अगर आप मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हो एंड एट एट द सेम टाइम आप ओशन के इकोसिस्टम को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहे, इसका मीनिंग होता है ब्लू इकोनॉमी। कहीं ना कहीं इससे लोगों को रोजगार भी मिलते हैं, उनको जॉब्स भी मिलती हैं, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है एंड एट द सेम टाइम वहाँ का इकोसिस्टम भी खराब नहीं होता। ये सारे यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पे देख सकते हो। मिनिस्ट्री मैंने आपको बता ही दी है, टेक्नोलॉजीज कैसे हम डेवलप करें वो भी हम समझ गए। तो इसकी कॉस्ट कितनी है, 4000 करोड़ से भी ज्यादा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम 2021 टू 2026, ठीक है ना? तो ये सारे जो मैं आपको डिस्कशन किया, कैसे क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, फ्रेश वाटर हो गया, एनर्जी हो गया, हम कैसे यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं, और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमें डीप ओशन के मिशन के बारे में समझने थे। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज इंडो थाई कॉर्पेट। तो नाम से देखो क्लियर है कि किसके बीच में है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, और कॉर्पेट का मतलब है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ठीक है ना? यहाँ पर हो क्या रहा है, इंडियन की नेवी और साथ ही साथ रॉयल थाई नेवी जो थाईलैंड की नेवी है, उनके बीच में इसको कंडक्ट किया गया है। 35वां एडिशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो हुआ क्या था ना, ये जो पर्टिकुलर आपस में ये जो इस तरह की हमारे जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है, ये स्टार्ट होती हुई देखने को मिली 2005 में, और एक साल में ना ये 2 बार होती है, ठीक है? इसी वजह से कहीं ना कहीं 17-18 साल के अंदर हमने 35वां एडिशन इसका हमें देखने को मिल जाता है। तो दिस इज अ बाई एनुअली, ये बाई एनुअली होती है, ठीक है ना? तो ये बात हमें पता होना चाहिए, अलोंग द IMBL इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। अब देखो इसका काम क्या होगा, आप खुद सोचो ना, जैसे इंडिया की नेवी हो गया, थाईलैंड की नेवी हो गया, ये आपस में बहुत जगह पे कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि इलीगल फिशिंग हो गया, ठीक है ना, उसको कैसे रोका जा सकता है, अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, पायरेसी हो गया, आर्म्ड रॉबरी हो गया। इनके बीच में जब भी कोई ना कुछ कोऑर्डिनेशन होगा, कुछ इंटरऑपरेबिलिटी होगी, एक दूसरे से कुछ कुछ सीख सकती हैं, ये सारे काम इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। जनरली इजी क्वेश्चन आते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इंडो थाई कॉर्पेट नेवीज के बीच में है, इंडिया और थाईलैंड की। इसके साथ में आप ये भी ध्यान रख लो कि आर्मीज के बीच में कौन सी होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, उसका नाम है एक्सरसाइज मैत्री। और उसी तरह से जब हम बात करते हैं एयरफोर्स के बीच में, तो एक्सरसाइज सियाम भारत, आपको इन नामों का भी पता होना चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज आई ड्रोन इनिशिएटिव। अब इससे आई ड्रोन इनिशिएटिव क्या है, तो पहली बात तो नाम से समझ आना चाहिए कि हम ड्रोन का यूज कर रहे हैं, और ड्रोन यूज पता क्यों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ पर्पसेस के लिए। सर जैसे कि देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहले के टाइम मतलब अब तो उतना चलो वैक्सीन की हम बात नहीं करते, पर जब कोविड-19 पेंडेमिक था, तो कई ऐसी जगह भी तो थी जहां पर हमें वैक्सीन पहुंचाना बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है ना? जो टीका हमें लगाने हैं, उनको लगाना, वैक्सीन बहुत मुश्किल हो रही थी वहां तक पहुंचाना, तो उसके लिए यूज किया गया। कुछ और मेडिकल सप्लाईज होती हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। अभी क्या किया है ना, जो ब्लड बैग्स की डिलीवरी करने के लिए आई ड्रोन्स को, मतलब ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है। तो दरअसल में जो आई ड्रोन है ना, ये हमारा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके द्वारा कहीं ना कहीं इसको, इसका इनिशिएटिव है एक तरह से, ठीक है ना? आप जानते होंगे कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, वो इसकी गवर्निंग बॉडी के ऊपर मतलब चेयर करते हैं, तो उनके द्वारा ये चीज करी जा रही है। तो आईड्रोन इनिशिएटिव ध्यान में रखिएगा, हमारे मेडिकल सप्लाईज के साथ लिंक्ड है। तो अभी आज के टाइम पे ब्लड हो गया, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को इनको डिलीवर करने के लिए यूज किया जा रहा है।
और ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई पहली कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज को यूज करी जा रही हैं, ठीक है, घाना के अंदर भी हो गया या इवन बाकी जगह पे भी मेडिकल सप्लाईज, फार्मास्यूटिकल्स, इन सभी चीजों के लिए यूज किया जा रहा है। आईसीएमआर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आप जानते होंगे कि इंडिया की एपेक्स बॉडी है, देखो नाम में ही है मेडिकल रिसर्च। तो बायोमेडिकल रिसर्च को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए, उसके रिगार्डिंग ये वर्क करती है। दरअसल में पहले हमारी एक बॉडी होती थी IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। फिर बाद में हमने इसका नाम चेंज कर दिया, इसमें कुछ फंक्शंस इसके बढ़ा दिए गए, तो नाम क्या बन गया 1949 के अंदर, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जैसा मैंने आपको बताया भी, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं वो इसकी गवर्निंग बॉडी को प्रिसाइड करते हैं। एंड इस तरह से ये दूसरी कंट्रीज के साथ भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन करती है रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए। पैसा कहाँ से आता है सर रिसर्च वगैरह के लिए? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड करती है। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है उसके द्वारा इसको फंड किया जाता है, ठीक है ना। इसी के द्वारा क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया स्टैब्लिश किया गया था, ताकि एक तरह की रजिस्ट्री बनाई जा पाए फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। आप जानते हो ना, कहीं ना कहीं हर चीज पर्टिकुलर हर टेस्ट किया जाता है एक तरह से कि क्या वो एफिकेसी होगी या उसकी नहीं होगी, वैक्सीन की या और ड्रग्स की। तो उसके लिए हमारे पास ये पर्टिकुलर भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज हरित सागर गाइडलाइंस। अब पहली बात तो ये समझो कि मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, उनके द्वारा इनको लॉन्च किया गया है हरित सागर को, ठीक है। तो मिनिस्ट्री तो आपको ध्यान में रखनी ही है। अब नाम से सोचो, हरित सागर, हरित मतलब ग्रीन, ठीक है ना। कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करोगे ना, हमारे जो पोर्ट्स हैं वहां पर ना बहुत एक मेजर रोल रहता है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। आप देखते हो ना, इतनी सारी चीजें कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारी जगह के ऊपर एनवायरनमेंट का पोल्यूशन हो सकता है। पर अगर आप नोटिस करो कि अगर हमने कहीं ना कहीं अपने पोर्ट्स को ग्रीन बना दिया, तो हम बहुत सारी चीजों के ऊपर वर्क कर पाएंगे। हमारे जो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो दरअसल में जो गाइडलाइंस है ना, ये उसी डायरेक्शन में एक तरह का कदम है। यहाँ पर फोकस क्या होगा, कहीं ना कहीं जब हम पोर्ट डेवलपमेंट करें वहां पर इकोसिस्टम डायनेमिक्स को देखें, ठीक है ना, वर्किंग विद नेचर, ये एक कॉन्सेप्ट को देखें कि हमें हमें इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है, बट एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर ना आए, ये है यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूज क्या करोगे, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इनको यूज करोगे। साथ में ही कहीं ना कहीं आप ग्रीनर फ्यूल्स का यूज करो, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मैथनॉल, ग्रीन एथनॉल, ठीक है ना। इनको कैसे यूज करना है, कैसे इफेक्टिवली इसको मैनेज किया जाएगा, पोर्ट की कुछ कैपेबिलिटीज होनी चाहिए ताकि इन सभी चीजों को हम स्टोर कर पाए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काम हैं, और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को यहाँ पे यूज करने की बात करी गई है। आप सभी जानते होंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। इंडिया के नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स हैं, ठीक है। 2070 तक हमें नेट कार्बन न्यूट्रल बनना है। तो इन सभी टारगेट्स को अचीव करने के अंदर पोर्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप सभी लोग 4R के बारे में भी जानते होंगे, ठीक है ना, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस और रिसाइकल। तो उस डायरेक्शन में भी हम यहाँ पे कदम देख रहे हैं कि इसको भी हम उस तरह से यूज किया जा सकता है, ताकि 4R का प्रिंसिपल यहाँ पे यूज करते हुए एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। साथ में ही देखो एक स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है ना, मतलब स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया है, IGRI, इंटरनेशनल ग्रीन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना, ताकि उसको भी देखा जा पाए, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडिया वर्क कर पाए। उसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटीज हो गया, लिक्विफाइड एनर्जी बंकरिंग हो गया, ऑफशोर विंड एनर्जी, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसके रिगार्डिंग भी प्रोविजन, इसके रिगार्डिंग भी हमें गाइडलाइंस यहाँ पर दी हुई है। क्लियर हुआ? तो ये थे कुछ आज के टॉपिक जो हमें डिस्कस करने थे, ठीक है। अब आज के टेक्चर के बेसिस के ऊपर ये आपको मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन पांचों क्वेश्चन का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। साथ ही साथ जो मैंने सी सेट का आपको क्वेश्चन दिया है ना, उसको भी आप डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक मंडे के लेक्चर में उसको यार डिस्कशन कर लेंगे, या फिर आज का जो मैंने आपको बताया शाम को आप 3:30 बजे जो मेरे साथ जुड़ रहे हो, वहां पर आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, इनका क्विकली मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला है हाइफा पोर्ट, क्या ये ईरान के अंदर लोकेटेड है? द आंसर इज कम्प्लीटली फॉल्स। देखो हाइफा हो गया, या बाकी अगर मैं बात करूं इसराइल की तो लोकेशन मैंने आपको इतनी बार करा दिया ना, अब आप तो उसको भूल नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो इसराइल के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो ये सदर्न ईरान गलत चीज है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, क्या ये 1576 के अंदर हेमू जो किंग ऑफ दिल्ली है एंड मुगल एम्पर के बीच में लड़ी गई थी? सर ये भी फॉल्स है। देखो यहाँ पे दरअसल में ये जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, ये थे एक साइड तो महाराणा प्रताप, राइट, और दूसरी साइड थे जो मतलब मुगल एम्पर अकबर की तरफ से मान सिंह जो थे ना, मान सिंह वन ऑफ एम्बर, ठीक है, उनके बीच में ये लड़ी गई थी, ठीक है। तो अकबर फोर्सेस ठीक है, बट यहाँ पर महाराणा प्रताप थे
तो इस वजह से स्टेटमेंट ये हो गया गलत। पर्सोना नॉन ग्रेटा, क्या ये प्रैक्टिस है स्टेट की कि प्रोहिबिट करता है किसी डिप्लोमेट को वो एंटरिंग करने से कंट्री? ये बात बिल्कुल ट्रू है। दरअसल पर्सोना नॉन ग्रेटा का मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग क्या था, एन अनवेलकम पर्सन, है कि नहीं? तो इस वजह से स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगी। चौथा कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि इन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा। नहीं, ये बात फॉल्स है। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा है, जन गण मन, ठीक है। इवन मैंने आपको कल बताया भी था, जो बांग्लादेश का जो अमार सोनाल बांग्ला है, वो नेशनल एंथम इनके द्वारा लिखा गया है। और इवन जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है, इनसे इंस्पायर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने लिखा है, नहीं, लिखे इन्होंने यही है, इंडिया और बांग्लादेश का, पर श्रीलंका का भी कुछ हद तक इनसे इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो ये चौथा स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। पांचवा कह रहा है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट का फादर माना गया है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। कल इनका कुछ हमने कॉन्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग देखे थे, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इसी तरह से इन सभी क्वेश्चंस का और सी सेट का क्वेश्चन का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। फिर से बता दूं, 3:30 PM मिलना है। कुछ लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर कहाँ पर है। देखो, ये लाइव क्लास होती है, तो आपको नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगा। ओनली एस एक्सटेंडेड पे ही ये चीजें होती हैं। पुराने लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, जैसे किसी ने पार्ट 1 मिस किया हो इसका, तो पार्ट 1 भी जाके देख सकते हो। सिंपली आपको लाइव सेक्शन के अंदर जाना है, वहां पर आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।